मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 बार अच्छी तरह 18 प्रतिनिधित्व कर और देश को मान और सम्मान बढ़ायो। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजड़ा अध्यक्ष महोदय जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सबरे लिए मंगल कामना। सामने बैठड़ा भारतीय जनता पार्टी का सद निष्ठावान कार्यकर्ता, बड़ा बुजुर्ग और युवा मातृशक्ति सबने जय गुरु महाराज री। अपर समूह बहुत बड़ो एक उद्देश्य और लक्ष्य है और अपने सौभाग्यशाली है कि वो लक्ष्य पूरा करने रो अपन जिम्मेवारी दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है वो समय उद्देश्य आप सबने ध्यान है कि 2024 अपने लिए बहुत स्वर्णिम काल है कि वो जीतना बहुत जरूरी है। अब आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब 2-3 बार अपने बीच बीच में कहो कि यह चुनाव कोई 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, यह चुनाव 2 आदमियों के बीच में भी नहीं है, यह चुनाव भारत रे भविष्य रे लिए है, भारत रे ताकत रे लिए है। इन कारण वो चुनाव हर हालत में अपन जीतनो सबने भूमिका निभानी है। देश को प्रेम करने वालों, देश नो अच्छो देखने वालों, देश की प्रगति देखने वालों हर एक आदमी ने 2024 में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है और एकदम सब मोदी बन और सब गजेंद्र सिंह जी बन और वो चुनाव अपन जीतना है। बिल्कुल सही बात है कि पोकरण में आप जो 2023 में मान सम्मान रखो उनकी पूरी शोभा और पूरी सुगंध तो जदे जावेला कि 2024 में आप उन्हीं बढ़िया जीतो। और मैंने आशा और विश्वास है कि वो राष्ट्र यज्ञ है, इन राष्ट्र यज्ञ में सभी कार्यकर्ता बड़े मन हो, बड़े भाव हो, जो अंग्रेजों ने भगाड़ हणो अपारा क्रांतिकारी हर जाति समाज रा, हर देश रे प्रदेश रा लगा और अंग्रेजों मुक्त करायो। ठीक यूं एड़ी ताकतों जो देश को कमजोर करे और देश रे विकास न रोके, एड़ी पार्टियों जिनो विचार अलग प्रकार रो है, उन सब मुक्ति पा और प्रदेश ना और देश ने बहुत बड़ी ताकत देनी है। तो वो मौको है। पुनः आप सबने खूब खूब आशीर्वाद कि इन स्वर्णिम काल में, इन भारत रे इस अच्छे काल रे में वो जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। आप सब जिम्मेवार कार्यकर्ता हो और आपरी मेहनत माते कोई शक नहीं है। पर आप सब लोग घर घर जा, मारो मान, पार्टी रो मान, आप सब रो मान जद है, जद गजेंद्र सिंह जी ना पैठे रिकॉर्ड मतम जीतान भेजो। इन्हीं आशाओं के साथ पूरी विश्वास है कि आज रे बाद आप सब लोग घर घर जान प्रचार कर और प्रचंड बहुमत रे साथ पे जीतान भेजाला। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। आदरणीय बाप जी की ये भावुक अपील की मेरे से ज्यादा मतों से जीता कर भेजोगे तब मैं आपकी आवाज बनकर हिंदुस्तान में जाकर कहीं भी नहीं रुकने वाला हूँ। आप दोनों हाथ खड़े करते हुए संकल्प की मुठियां भीजते हुए पूरा विश्वास दिलाए ये नासना की शौर्य और पराक्रम की धरती एक नया इतिहास लिखने को तैयार है। दोनों हाथ खड़े करके बोलो भारत माता की। जिनको सुनने का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। मैं मंच पर चाहूंगा राजस्थान की राजनीति का ध्रुव तारा कहूं तो कोई अतिशक्ति नहीं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी मंच पर पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। मैं बार वो कटो चाले भाई, मैं बार बाप जी ने क्या तो मैं बाप जी भारत विकसित हो रही है। हाँ जी काकू भारत विकसित हो रही है, की कर हो रही है बताओ। इन नाचने की मीटिंग में कुर्सियां ला की मतलब भारत विकसित है। बाकी आज तक तो जब भी मैं पिछला 20 बरस में नाचने मीटिंग में आयो तो कुर्सी नहीं होती, नीचे नीचे बैठता। विकसित हो रही हो कि नहीं हो रही हो बताओ। हम बाप जी विधायक है तो हो सके। बोलो भारत माता की। नाचने में जय बोला। अटेन दिल्ली में सुननी चाहिए, अटेन इस्लामाबाद में सुननी चाहिए, इतनी तो अपन रखनी चाहिए, एक नहीं रखनी चाहिए। हाथ ऊंचा करो दोनों जना, पूरी ताकत और मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की। भारत माता
बोलो लक्ष्मीनाथ भगवान की, बोलो भूमियाजी महाराज की। चुनाव ऋण सभा में मंच पर बिराजोड़ा भगवानो भेग धारण कर धर्मनी ध्वजा ने अक्षुण्ण राखण वास्ते आपरो जीवन समर्पित करेड़ा इन पोखरण रा यशस्वी विधायक श्रद्धेय महंत प्रतापपुरी जी महाराज, मंच पर बिराजोड़ा जैसलमेर रा यशस्वी विधायक आदरणीय छोटू सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी रा जिले रा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी परिवार रा मुखिया आदरणीय चंद्र प्रकाश सारडा जी, मंच पर बिराजोड़ा जैसलमेर रा पूर्व विधायक आदरणीय सांग सिंह साहब, पोखरण रा पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह साहब, श्रद्धेय नाचना ठाकुर साहब, पूर्व प्रधान आदरणीय सुनीताबाई साहब, मंच पर बिराजोड़ा आदरणीय गंगा सिंह साहब सत्या, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह साहब, डॉक्टर साहब बारू, हमारे भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय आती सिंह साहब, देवतुल्य सभा में मंच पर बिराजोड़ा जिला प्रमुख साहब, सभी जिला परिषद रा सम्मान्य सदस्यगण, पंचायत समिति रा सदस्यगण, इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा रा पदाधिकारी हमारे जीवन खां जी, हबीबुल्ला खां जी, इन सभा में बिराजोड़ा सारा हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग आदरणीय किशन सिंह साहब बिराजे, आदरणीय नारायण सिंह साहब बिराजे, सभी लोग अठे बिराजे। मैं आप सब ने खूब सारो धन्यवाद करूं, आप सब रो अभिनंदन करूं। आप इतनी बड़ी संख्या में 3 घंटा देरी हूं आयो तो भी आप सब लोग बिराजे, मारो मान सम्मान करियो और सब वक्त हमारे भाषण में आप लोग इन बात रो भरोसा और विश्वास दिलायो कि अब की बार तीसरी बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते आप सब लोग सहयोग करो, समर्थन करो। मैं हृदय पूर्वक आप सब रो धन्यवाद अर्पित करूं। मैं एक बात वास्ते हमारे पार्टी का सीनियर लीडर उपाध्यक्ष आदरणीय नाथू जी लारे विराज गया, मैं हमारे हृदय पूर्वक एक बात वास्ते आप सब लोगों को और आभार ज्ञापित करूं। 3 महीना पहले विधानसभा का चुनाव आ और चुनाव रा मौका ऊपर मैं आप लोगों ने कने आयो, अठे ही खड़ा और आप लोगों ने मैं बात करी, मैं निवेदन करियो कि इन विधानसभा चुनाव री महत्ता ने समझता था। इन पोखरण विधानसभा में मैं आप सब ने जिम्मेदारी दी कि अब की बार एक नयो इतिहास बनना चाहिए और मैं मारे कालजारी कोर हूं आज आप सब रो धन्यवाद करूं कि आप लोग 37,000 वोटों जीता, पोखरण में एक नयो इतिहास रच और बाप जी ने जो है वो विधायक बना रखे हूं भेजे। चुनाव पिछली बार भी अब को, लेकिन आप सब लोग जो तय कर लियो और उन दिन में आकर रह खड़ो और आप सब शामिल कियो, आदरणीय शैतान सिंह साहब, आदरणीय सुनीता बाई साहब, सब लोग विराजे और मैं क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान के मतदाताओं ने, राजस्थान के लोगों ने एक बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिला करके राजस्थान में कांग्रेस के कुराज और कुशासन को समाप्त करने का काम किया। मैंने उस दिन मंच पे खड़े होकर के कहा था कि अब की बार ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। जोधपुर पोखरण लोकसभा क्षेत्र में एक गहलोत साहब बड़ी मुश्किल से जीते हैं, बाकी 7 के 7 विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के बने। मैं आप सबका, सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने उस चुनाव में भागीरथी परिश्रम किया, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, उन सबका अभिनंदन करते हुए सभी सम्मान्य मतदाता जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं होंगे, जो सोशल मीडिया से सुन रहे होंगे, जिन तक मेरी बात पहुंचेगी, उन सबका मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उन सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। मित्रों, 10 साल पहले आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने गुजरात का विकास किया था, उस पर विश्वास करते हुए और 10 साल तक कांग्रेस के यूपीए के शासन में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में
जिस तरह से भारत हर मोर्चे पर विफल होकर के गर्त में गया था, उस अमावस की रात को समाप्त करने के लिए सूरज के उजाले की एक रोशनी की किरण की तरह भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हुए आप सबने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सब ने देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, एक नया इतिहास बनाते हुए भारत में जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था तब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद आप सबने दिया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो संकल्प प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने रखा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित इन सब के लिए काम करेगी। देश चलाने के लिए देश के जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया है, देश बदलने के लिए दिया है। हम देश को बदल करके रहेंगे। और मित्रों, 10 साल बाद में आज मैं यहां खड़े होकर के आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से अगर आपको लगता है, ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख करके आपको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब का जीवन परिवर्तित हुआ है, तो अपने दोनों हाथ खड़े करके एक बार बोलिए, भारत माता की। देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं। इस 10 साल में जिस तरह से ईमानदारी पूर्वक देश की सरकार ने काम किया, भ्रष्टाचार का एक भी कलंक का टीका लगाए बिना, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक भी पैसे का रहम किए बिना, चाहे किसी भी पद का होगा, किसी भी प्रतिष्ठा का होगा, किसी भी हैसियत का होगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, इस नीति पर काम करते हुए देश को बदलने का काम अगर मोदी जी ने किया है, तो मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा, आपको लगता है कि देश बदला है तो दोनों हाथ उठाइए, भुजाएं इतनी सीधी करिए, मुट्ठी बंद करिए और ताकत से बोलिए, भारत माता की। मित्रों, 10 साल में देश परिवर्तित हुआ। आजादी के बाद से लेकर के मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक देश के जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां थी, आजादी के बाद से लेकर के देश का गरीब जिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा था, गरीबों के पास घर नहीं था, गरीबों के घर में बिजली नहीं थी, गरीबों के घर में पानी नहीं था, गरीब के घर में शौचालय नहीं था, गरीब के घर में गैस का चूल्हा नहीं था, उसकी बीवी को, उसकी मां को रोज चूल्हे में फूंक मारनी पड़ती थी। ईंधन इकट्ठा करने के लिए दिन में 2-4 घंटे लकड़ियां बीनने के लिए जाना पड़ता। देश के गरीब के पास में बैंक का खाता नहीं था, राज सहायता का पैसा उसके पास पहुंचने तक रास्ते में बिचौलियों की भेंट चढ़ जाता। इन सब स्थितियों, परिस्थितियों को 10 साल में पलट करके एक तरफ जहां गरीब के घर में रोशनी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा, देश भर के गरीबों की स्थिति का सर्वे किया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, मोदी जी ने 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा दिया, मोदी जी ने 11.5 करोड़ लोगों के घर में पीने का पानी पहुंचा दिया, मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया, मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को जो है वो इस कोरोना के बाद से मुफ्त में गेहूं देने का और चावल देने का काम किया। और उस सब के चलते हुए देश में 25 करोड़ गरीब पिछले इस 10 साल के कालखंड में गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, उसके बाद दूसरी तरफ देश के हालात में परिवर्तन आया। पिछली सरकारों के समय में जिस तरह की स्थितियां थी, भारत का सामाजिक ताना बाना बिखर रहा था। भारत में कमजोर सरकारों के होते हुए नित्य प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं भारत में होती थी। कभी हैदराबाद में धमाका होता था, कभी पूना में धमाका होता था, कभी बेंगलोर में धमाका होता था, कभी दिल्ली में धमाका होता था, कभी जयपुर में धमाका होता था, कभी मुंबई में धमाका होता था। आतंकवादियों ने भारत को पब्लिक पार्क समझ लिया था। जब आते थे धमाका करते थे और बड़ी आतंकवादी घटना के बाद में या बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद में जब भारत के सैनिकों का सिर काट करके ले गए थे, उसके बाद में भी हमारी सरकारें केवल उसकी निंदा प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर पाती। नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यवस्था को बदला। 2 घटनाएं हुई और दोनों के बाद जिस तरह का स्पष्ट संकेत और कठोर प्रतिकार उसका किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके और दूसरी बार पुलवामा के बाद में एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का जवाब दिया, आज हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत होना बंद हो गई।
देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, देश आंतरिक रूप से सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा बढ़ी। देश में से नक्सलवाद जो देश के लिए पशुपतिनाथ के नेपाल से लेकर के तिरुपति तक एक बड़ा संकट का विषय बन गया था, आज वो सिमट करके सिर्फ 2-3 जिलों में बाकी रह गया, बाकी समाप्त हो गया। देश के 250 जिले जिस संकट से जूझ रहे थे, 700 जिलों में से 250 जिले नक्सलवाद के चपेट में थे, आज वो संकट समाप्त हो गया। केवल 3 जिलों में वो संकट बचा है, बाकी समाप्त हो गया। इतने बड़े बड़े फैसले लेकर के, इतने कड़े फैसले लेकर के देश को बदलने के लिए देश की सरकार ने काम किया। देश की विरासत का सम्मान करते हुए देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। पहले भारत को कोई पूछता नहीं था, भारत की बात को कोई सुनता नहीं था, और आज 10 साल में जो परिवर्तन आया मित्रों, रशिया और यूक्रेन लड़ता है। पहले हमारी लड़ाई होती थी, हम पर आतंकवादी हमला करते थे, हम जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में एप्लीकेशन लगाते थे, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते थे कि साहब हमारे ऊपर पड़ोसी ने ऐसा ऐसा कर दिया, आप कृपया हमारी मदद करें, कार्रवाई करें। 10 साल का फर्क देखिए कि जब रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं तब संयुक्त राष्ट्र संघ वक्तव्य देता है कि इनकी लड़ाई को अगर कोई मिटा सकता है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिटा सकता है। भारत की ताकत देखिए आप, यमन में युद्ध होता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है, भारत के लोग वहां फंस जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी जनरल वीके सिंह को वहां भेजते हैं, वहां के सारे गृह युद्ध करने वाले, आपसी लड़ने वाले सारे संगठन चुप हो जाते हैं। भारत के 3600 लोगों को निकाल करके वापस भारत की भूमि पर सकुशल पहुंचा दिया जाता है। एक भी भारतीय को कहीं किसी तरह का संकट नहीं होता। जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिसको लेकर के आए थे वो 80 साल का था, और जब सबसे छोटा बाप जी जिस बच्चे को लेकर के आया था वो 7 मास का जन्म गया था, इंक्यूबेटर में मशीन के अंदर बंद था। उस 7 मास में जन्मे हुए 7 दिन के बच्चे को सकुशल हिंदुस्तान में लाने का काम नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। भारत के 2 बच्चे घूमने के लिए जाते हैं और अमेरिका में एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाते हैं, वहां बर्फ के तूफान में फंस जाते हैं। आकर के कोई गुहार लगाता है, मेरे पास में आकर के कहता है कि भाई साहब मेरे 2 भाई थे, नौकरी करते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, वहां नौकरी करते हैं, पहाड़ पर घूमने गए थे, पहाड़ पर चढ़ने का शौक है, अमेरिका में पहाड़ में फंस गए, बर्फीले तूफान में मदद करिए। नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर भेज करके उनको ढूंढवा करके वापस उनके सकुशल घर लिया। हमारे बच्चे फंसे हुए वापस आते हैं, हमारी ड्यूटी है। यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, 27,000 बच्चे भारत के फंस गए थे वहां, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टरी। बच्चों के परिजनों ने फोन किया, उनके माँ बाप ने फोन किया, बच्चों ने खुद ने टेलीफोन करना शुरू किया, देश भर के सांसदों को, नेताओं को, मुझे भी बहुत सारे फोन किए राजस्थान भर के बच्चों के परिजनों ने कि मदद करो, तो ये समय हमारे बच्चे फंस गए संकट में, हमारे को नींद नहीं आती। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का कि तिरंगे की ताकत आज उन्होंने किस तरह से बढ़ाई है। 2 टेलीफोन नरेंद्र मोदी ने किए, एक व्लादिमीर पुतिन को, रूस के राष्ट्रपति को, और दूसरे यूक्रेन के जेलेंस्की को, कि मेरे बच्चे निकले तब तक आपकी बंदूकों की गोलियां बंद रहनी चाहिए, तोप गरजनी नहीं चाहिए। और देश के 27,000 बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर के ससम्मान सड़क पर के चल के आते हैं। दोनों देशों की सेनाएं उनको सैल्यूट करती है, और भारत के बच्चे भारत घर आ जाते हैं। भारत के आ जाते हैं जब तक तो ठीक है, पाकिस्तान के बच्चे, उनको लगा, समझ में आ गया पाकिस्तान के लोगों को कि तिरंगे की ताकत क्या है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बच्चे भी कोरे कागज पर तिरंगा कोरते हैं, हाथ से रंग भरते हैं, और रंग भर के कागज पे पकड़ा हुआ वो तिरंगा लेकर के आते हैं। उस कागज के तिरंगे की ताकत देखो कि उनको भी अपने घर तक पहुंचने के लिए गोली नहीं चलती। ये भारत की तस्वीर बदली। आज भारत, जो कभी 2014 तक ये परिस्थिति थी कि देश की जनता के मन में ये वहम हो गया था कि ये बाढ़ खेत को खाती है, हम जिनको चुन करके भेजते हैं वो भ्रष्टाचारी लोग इस देश के संसाधनों पर डाका डालते हैं, गरीब के लिए बनने वाले, गरीब के लिए नियोजित होने वाले धन को किसी परिवार के लिए पोषित करने के लिए काम मिले। लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से ही विश्वास डगमगाने लगा। आज 10 साल में यह परिस्थिति हुई है कि देश के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास तो लौटा है। ये राहुल गांधी जी की पार्टी के लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते हैं, आजकल उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुनीता भाई से गहलोत साहब ने बोलना शुरू किया, आजकल करण सिंह जी ने बोलना शुरू किया कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में तब था जब देश में भ्रष्टाचारियों का शासन था। आज लोकतंत्र में देश के लोगों की लोकतंत्र पर आस्था और विश्वास वापस लौटा है।
आज भरोसा लोगों का वापस कायम हुआ है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कि पहली बार देश के गरीब को, देश के सामान्य मानवी को यह लगने लगा है, देश के सैनिक को यह लगने लगा है कि उनकी खैरख्वाह सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। वर्षों से पड़े हुए फैसले ओआरओपी के विषय हो और वहां से लेकर के और गरीबों के, सामान्य मानवी के जीवन पर में परिवर्तन लाने का विषय हो, किसान की आमदनी बढ़ाने का विषय हो, किसान के घर में खुशहाली लाने का विषय हो या युवाओं को स्वरोजगारी बनाने का विषय हो, सब दिशाओं में देश की सरकार ने जिस तरह से काम किया, आज लोगों का भरोसा कायम हुआ है। और हिंदुस्तान के लोग तो मानने लगे हैं, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के इतर दुनिया के 9 अरब लोग इस बात को स्वीकार करने लगे हैं और खुल करके बोलने लगे हैं कि भारत अब विकसित होकर के रहेगा, अब भारत विकसित होकर के रहेगा। मित्रों, आजादी की लड़ाई के समय में जितने लोगों ने बलिदान किया, कुर्बानियां की, उन सब लोगों के मन में यह भाव था, संकल्प था, देश आजाद होगा, देश खुशहाल होगा, उसकी गरिमा वापस लौटेगी, देश का गौरव वापस लौटेगा, देश वापस बुलाने जो है समृद्धिशाली देश बनेगा, पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। लेकिन देश में जिस तरह की सरकारें आजादी के बाद में रही, जिस मानसिकता के साथ में उन्होंने काम किया, वो बदलाव तो नहीं हुआ, उल्टा देश जहां था वहां से भी कहीं नीचे पहुंच गया। लेकिन 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे खड्डे बराबर करके आज देश इस भाव के साथ में संकल्पबद्ध होकर के खड़ा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। मैं अभी कल रात में एक रिपोर्ट पढ़ रहा, लेट रात में घर पहुंचा था 2:30 बजे, अपना कंप्यूटर खोला, रात में सोने से पहले ईमेल देखना, सरकार के कागज देखना, वो आदत में करना होता है क्योंकि बहुत सारे फैसले हैं जिनके बारे में जवाब लिखना है, कोई फाइल क्लियर करनी है, सब चीज पे बात करनी है। तो रात को सोने से पहले 10-15 मिनट देखते हैं, मुझे एक आर्टिकल मिल गया, एक अमेरिका के आदमी ने लिखा है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। उसने लिखा कि दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, सुपर पावर, एक अमेरिका, एक रूस और तीसरा चीन। इन 3 महाशक्तियों के बाद में दुनिया में चौथा एक देश है जो महाशक्ति बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। आज दुनिया इस बात को मानने लगी है कि भारत महाशक्ति होने वाला है। आर्थिक रूप से भारत बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए हम 10वें पायदान पर जहां खड़े थे, वहां से हम आज 5वें पायदान पर आ गए। भारत की अर्थव्यवस्था को, जिसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिना गया था, फ्रेजाइल 5 की गिनती में रखा था 2014 में, आज रोबस्ट 5, टॉप 5 इकोनॉमीज में जो है भारत की अर्थव्यवस्था। अभी कुछ दिन पहले दावोस में सम्मेलन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, दुनिया भर के अर्थ के विशेषज्ञ वहां आए थे। मुझे भी आपके आशीर्वाद से जाने का मौका मिला था। मैंने वहां सुना लोगों से बात करते हुए, दुनिया भर के विशेषज्ञ, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे थे कि भारत अब केवल दुनिया का नेतृत्व करने के लिए और 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं, आने वाले कुछ दशकों में भारत दुनिया की 1 नंबर अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर चल रहा है। और मैं जब कहता हूं कि भारत 1 नंबर अर्थव्यवस्था बनने की तरफ या तीसरे नंबर की तरफ जा रहा है, तुम्हारे पद्मी चंद जी बाहर खड़ा, उन्होंने पूछ सके कि भाई उससे हमारे क्या फर्क पड़ा, हमारे में अलग ही फर्क पड़े कि नहीं पड़े फर्क। जब 5-10वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की थी, तब भारत का 1 महीने का टैक्स का कलेक्शन 38,000 करोड़ रुपए, और जब 5वें नंबर की है तब पिछले महीने का टैक्स का कलेक्शन 1,82,000 करोड़ रुपए का। 1.5 लाख करोड़ जब सरकार की जेब में हर महीने में एक्स्ट्रा आते हैं, तब आपके शौचालय बनते हैं, तब आपके घर बनते हैं, तब आपकी बिजली लगती है, तब आपके पानी आता है, तब आपकी सड़कें बनती है, तब आपके नेशनल हाईवे बनते हैं, तब देश के 700 जिलों में 700 मेडिकल कॉलेज बनते हैं, तब 22 एम्स बनते हैं, तब 7 नई IITs बनती हैं, तब देश का यान चंद्रमा तक पहुंचता है और देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ता है। और जब 5वीं से तीसरी हो जाएगी, तब हमारा टैक्स कलेक्शन इससे भी 1.5 गुना हो जाएगा, तब हिंदुस्तान बदलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ये चुनाव केवल संसद में किसका बहुमत होगा उसका चुनाव नहीं है, यह चुनाव 2 पार्टियों के बीच में भी नहीं, यह चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में, 2 घरों के बीच में। वो कांग्रेस पार्टी के नेता आपके यहां शायद भाषण देने आए कि नहीं आए, मुझे पता नहीं, जरूर आएंगे। जब आएंगे तब वो कहेंगे, कहीं उन्होंने खड़े होकर के कहा कि भाई मैं तो जमाई देखा घर देखा, तो जमाई देखा घर देखा, वो कहेंगे तो भाई जमाई तो बीन तो मारे तो बीजेपी में एक ही बीन है, नरेंद्र मोदी जी, कोई बीजो बीन है, मैं तो सब बीन रहा भरा थी।
और अगर घर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का घर और भारतीय जनता पार्टी के घर की तुलना आपके सामने 5 मिनट में करना चाहता हूं। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के समय में इस देश को बांटने का पाप किया था कि नहीं किया था? इस देश को मादरे वतन के टुकड़े करने का पाप किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। देश बंटने के बाद में 1948 में जब कबायलियों ने भारत पर हमला किया, तब सेना नहीं भेज करके वो जो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको भारत से जुदा करने का षड्यंत्र और पाप किसने किया? किसने किया? 1962 की लड़ाई, चीन की लड़ाई के बाद में अक्साई चीन का हिस्सा भारत से देने का पाप किसने किया? देश को टुकड़े टुकड़े करने का पाप किसने किया? और जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत विरोधी लोग खड़े होकर के नारा लगा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब उनके पीछे खड़े होकर के उनका समर्थन करने का पाप किसने किया? इस देश को बांटने वाला कुनबा एक तरफ है। 62 की लड़ाई के बाद में सांग सिंह जी बैठे हैं, छोटू सिंह जी, आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है, आजादी हुई 1947 में, 15 साल बाद में आजाद भारत, किसी का कोई दबाव नहीं था, हम सार्वभौमिक संप्रभु देश थे, हम पर कोई दबाव नहीं बना सकता था। आजादी के 15 साल बाद में देश की नदियों का पानी बांटने का विषय है। किशन सिंह साहब, 6 नदियां पहाड़ से उतर करके धरती धरातल पर आती है, हिमालय से उतर कर, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चेनाब और सिंधु, ये 6 बड़ी नदियां हैं। इन 6 बड़ी नदियों में से झेलम, चेनाब और सिंधु, इन 3 में कुल जितना पानी है उसका 82% पानी है, और रावी, व्यास, सतलज में 18% पानी बहता है। वो तीनों बड़ी नदियां, ये तीनों छोटी नदियां। जब देश का बंटवारा हुआ था तब 82% भूभाग धरती जो है भारत को मिली और 18% धरती जो पाकिस्तान में गई थी। लेकिन 15 साल बाद में जब पानी बांटा तो 82% पानी जो है पाकिस्तान को देने का पाप किसने किया? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए आपके भाग्य को जो है पर पत्थर रखने का पाप किसने किया? इस देश को बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, जातियों के आधार पर बांटने का पाप किसने किया? इस देश को के मान बिंदुओं का असम्मान करने का पाप किसने किया? जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तब सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का पाप किसने किया? जब एयर स्ट्राइक हुई तब एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का पाप किसने किया? जब देश ने टीका बनाया था कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से सुरक्षित करने के लिए, जिस टीके ने 250 करोड़ डोज लगा करके 140 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई, भारत के लोगों की नहीं, दुनिया के 100 देशों की जिंदगी बचाई, उस टीके के ऊपर संशय का बादल खड़ा करने का और धूल की कालिक पोतने का पाप किसने किया था? एक तरफ देश को बर्बाद करने वाला, देश को तोड़ने की कल्पना करने के वालों के साथ खड़ा करने वाला, देश को हर अवसर पर जो है वो देश का सम्मान गिराने वाला, देश में भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करके लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला कुनबा, और दूसरी तरफ खुदा का घर, राम जी का मंदिर बनाने वाला कुनबा है। ये भगवान श्री राम का मंदिर जो है वो अयोध्या में बने, कानून ने जिस दिन इजाजत दी उस दिन बनाने वाला कुनबा है। दूसरी तरफ कुनबा है गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने वाला, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला, देश का सम्मान बढ़ाने वाला, और देश को तोड़ने का पाप करके जो 370 की धारा लगाई थी, उस धारा को बिना एक भी गोली चलाकर, बिना एक भी आदमी के ऊपर किसी तरह का अत्याचार किए हुए उस धारा के कलंक को हमेशा से मिटाने वाला कुनबा। अब बताओ, जब भाई घर में बेटी देवन जावा, टाबर देवन जावा, कोई नहीं, ओ प्रताप सिंह, कोई ने टाबर देवन जावा, तने घर घरानो जोवा कि नहीं जोवा? अरुपे की घर घरानो जोवा, टाबर जोवा पे तो घरानारी तुलना में कर दी। आप बताओ, आप भ्रष्टाचारियों को अपना वोट दे सकते हो क्या? आप देश तोड़ने वालों को अपना वोट दे सकते हो क्या? आप देश को बांटने वालों को अपना वोट दे सकते हो क्या? आप देश को भ्रष्टाचार करने वालों को अपना वोट दे सकते हो क्या? आप देश के लोगों को लड़ाने वालों को अपना वोट दे सकते हो क्या? आप देश के अपमान करने वालों को अपना वोट दे सकते हो क्या? आप देश की उपलब्धि पर संशय के बादल खड़े करने वालों को अपना वोट दे सकते हो क्या? तो मैं आज आप लोगों को कहने के लिए आया हूं कि ये 2 घरानों के बीच का चुनाव है, 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी कल्पना यह है कि मोदी को हटाओ, मोदी को भगाओ,
और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जो इस संकल्प के साथ में इस चुनाव के मैदान में खड़ी है कि इस देश को विकसित बनाओ। अब फैसला आपको करना है कि आप विकसित बनाने वालों के साथ खड़े रहोगे या मोदी भगाने वालों के साथ। अगर विकसित बनाने वालों के साथ में खड़ा होना है तो हम सबको पूरी ताकत के साथ में जुटना पड़ेगा, क्योंकि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस देश के विकसित होने की आधारशिला रखने वाला चुनाव है। नींव की ईंट रखी जा रही है। मोदी जी का संकल्प है कि 25 साल में देश विकसित बनेगा। और विकसित का मतलब क्या होता है? कोई पूछे मेरे को गांव में विकसित। मैं 2016 में मुझे मोदी जी ने अमेरिका भेजा, यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग थी, उसमें भारत का प्रतिनिधि बनाकर। उस समय अमेरिका में चुनाव चल रहा था काबू, और चुनाव में वहां मैंने अखबार में पढ़ा, वहां के टीवी में देखा, वहां बड़े होर्डिंग अपने यहां जैसे लगे होते हैं, होर्डिंग पर लिखा हुआ था वोट फॉर डेवलपमेंट। मुझे लगा कि अमेरिका में भी वोट फॉर डेवलपमेंट में, नाचना में भी वोट फॉर डेवलपमेंट में, टावरीवाला में भी क्या वोट फॉर डेवलपमेंट। तो मैं क्या आप जो है ना तुलसी सिंह जी के डेवलपमेंट, इनके कैसा डेवलपमेंट चाहिए। तो मैंने वहां अधिकारियों को कहा, दूतावास के अधिकारियों को, कि भैया मुझे जो है एक गांव देखने जाना, मैं देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि यहां डेवलपमेंट की आवश्यकता क्या है। तो वो मुझे शाम को एक गाड़ी में बिठा करके दोपहर बाद में शहर न्यूयॉर्क से 90 घंटा लगा, हम वहां पहुंचे, शाम का समय था। एक फूट और बगीचा हो, फर्स्ट क्लास, बढ़िया सड़क बनी, सीमेंट्री, बगीचा के गाड़ी रुकी, बगीचा रे मैं गयो। 5-6 बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी, सब उम्रदराज महिलाएं, 5-6 लोग बैठे थे, वो भी लगभग सब उम्रदराज लोग। बगीचे में बैठे हुए, बढ़िया कुर्सियां लगी हुई, उस पर बातचीत कर रहे। अधिकारियों ने मेरा परिचय कराया कि ये भारत राय एमपी साहब है। उन टाइम तक वो मंत्री नहीं बनी, एमपी है। तो ये भारत राय एमपी साहब है, और ये आप लोग गांव देखना है, चुनाव देखना है। उठे भी पर्दो लागेड़ो गांव रे बारे, वोट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए वोट दो। तो मैं वहां बहन जी ने कियो, जो गांव रा मुखिया, मैं कि भाई मने मारे आप लोग गांव देख लो। तो मैंने वे गाड़ी में बिठा और खुद रो गांव दिखाने लगे। फर्स्ट क्लास स्कूल बनी हुई, सत्य भारती वेबिरों में बनी, फर्स्ट क्लास छोटा सा अस्पताल बना हुआ, सारी व्यवस्थाएं। मैं अस्पताल देख करके आया, बहुत सुंदर अस्पताल बना हुआ। आपके नाचना में मैंने जैसा वार्ड बनाया ना, 25 लाख रुपए लगा करके, उससे भी बढ़िया अस्पताल बना हुआ। फर्स्ट क्लास वहां बस स्टैंड बना हुआ, पीने के पानी की व्यवस्था, सारी तरह की व्यवस्थाएं, बढ़िया बगीचा। सड़क पे, मेन सड़क पे, हाईवे के पास में गांव था, हाईवे पे चलने वाले ट्रक की आवाज से लोगों की नींद खराब नहीं हो, तो वहां सड़क पे साउंड बैरियर लगाए हुए कि आवाज गांव में नहीं आनी चाहिए। मैं हमारे मन में हो भाई, पाचा बैठा गाड़ी में, रवाना हो गांव देख। तो मैं जो बहन जी गाड़ी में बैठा, मैंने पूछो, मैं बहन जी था लाइट कितना घंटा है? तो वो बाको फाट गया। वो हमारे यहाँ में देखो कि भाई लाइट कितना घंटा है, इसका क्या मतलब होता है अंग्रेजी में, व्हाट डू यू मीन। तो मैं कि तो भी कितने घंटे बिजली आती है, तो उसको समझ नहीं आया। तो मैंने कहा भाई कितने घंटे बिजली कितनी बार जाती है तुम्हारे, रोज गांव में कटती कितनी बार? तो उसने कहा साहब मैंने तो पिछले 30 साल में बिजली गई भी देखी नहीं, बिजली भी जाती है क्या? तो मैं मैं वाले तो कोई 4-6 घंटा गांव में नहीं था, मैं तो राम राम कर बिजली लड्डू जलाऊं। हम जब वापस बगीचे में पहुंचे, तो बगीचे में पहुंचे, वो लोग सब बैठे थे। तो मैं वहां ने पूछो भाई, मैं थारो गांव देख रहा है कि थारे गांव में अस्पताल भी है, स्कूल भी है, थारे गांव में बढ़िया लाइट 24 घंटा आवे, फर्स्ट क्लास पानी आवे, भूख मान पानी पी लो, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है, सब तरह की व्यवस्था है, सब तरह की सुविधा है, थारे केड़ो डेवलपमेंट चाहिए, बड़े कई काम बाकी रहे। तो उस महिला ने कहा कि रात को अगर 12 बजे के बाद में या 10 बजे अंधेरा होने के बाद कोई इमरजेंसी अगर गांव में हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, या किसी महिला को जहां बच्चा होने वाला है उसको पीड़ा शुरू हो जाए, तो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस रात को नहीं उतर सकती। हम इसके लिए वोट कर मांग रहे हैं कि हम वोट उसको देंगे जो हमको ये वादा करे कि हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस उतरनी चाहिए। और काकू मैं आज आपके सामने खड़ा होकर के कहता हूँ कि जिस दिन विकसित भारत होगा, हम बुजुर्ग लोग तो पता नहीं उम्रदराज लोग कैसी परिस्थिति में होंगे, लेकिन ये युवा शक्ति खड़ी है, इनके सामने कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो नाचना में भी ये मांग करते हुए जो सांसद का चुनाव लड़ने आएगा उसको ये मांग करेंगे कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पे पेशेंट को ले जाने की व्यवस्था यहाँ नाचना में होनी चाहिए। ये टावरीवाला में भी कहेंगे, मदासर में भी कहेंगे, और मेरे मित्र जो है जीवन खां जी उठे और ऐसे गाँव में भी कहेंगे, चिन्नू में भी मेरे हबीबुल्ला कहेगा कि मेरे यहाँ पे तो जो है सीधा हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करो। ये हिंदुस्तान का बदलाव स्वरूप होने वाला, उसके लिए आपसे वोट मांग रहा हूं। अगर साधारण चुनाव होता साहब
तो मुझे इतनी बात कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये असाधारण चुनाव है, क्योंकि ये विकसित भारत की नींव रखने का चुनाव है, मैं इतने लोग यहां खड़े हैं, सैकड़ों की उपस्थिति में बैठे और खड़े हैं, मैं मंच पे खड़े हुए लोगों से और मंच के सामने बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, विकसित भारत जो इस देश का भविष्य होगा, इन युवाओं का भविष्य होगा, उस भविष्य की इमारत खड़ी करने की नींव को आप कमजोर रहने दे सकते हो क्या? जोर से बोलो, दे सकते हो क्या? आप नहीं दे सकते और हम भी नहीं दे सकते। इसलिए मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, अब की बार ये 400 पार का नारा अनायास नहीं दिया। पत्रकार मुझे पूछते हैं कि पहली बार तो तुमने कहा 272 पार, जनता ने 282 दे दिया, हमारे मन में लालच बढ़ गया और दूसरी बार की अब की बार 300 पार, तो जनता ने 300 दे दिया। फिर दापियागों ने हमें कहा 400 पार, ये 400 पार क्यों लेके आए? तब मैं कहता हूं, भ्रांति फैलाने वाले ये कहते हैं कि संविधान में संशोधन कर देंगे, अल्पसंख्यकों को देश से बाहर निकाल देंगे। 2014 में कहते थे कि मोदी का राज अगर आ गया तो हिंदुस्तान से अल्पसंख्यक भाइयों को बाहर भेज दिया जाएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं आज आरक्षण खत्म हो जाएगा, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे अल्पसंख्यक बंधु यहां बैठे हैं, आपके कहीं भी किसी ने पिन चुभोने का भी पाप किया? जो डेवलपमेंट का काम हुआ, चाहे घर बने होंगे, शौचालय बने होंगे, बिजली लगी होगी, सड़क बनी होगी, अस्पताल का कार्ड मिला होगा, राशन मिला होगा, आप लोगों के साथ किसने भेदभाव किया? ये झूठ बोलने वाले लोग, अफवाह फैलाने वाले लोग, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के समाज को बांटने वाले लोग अब ये कहेंगे कि ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि अब ये संविधान परिवर्तित करके ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये अल्पसंख्यकों को देश से निकालना चाहते हैं। इनके झूठ में न फंसो, इसके लिए आपको चेताने के लिए आया हूं आज। लेकिन ये 400 पार की आवश्यकता इसलिए है कि विकसित भारत की नींव को हम कमजोर नहीं होने देंगे। ऐसी पुख्ता नींव बने कि ये भारत जब विकसित हो तो अगले हजारों साल तक दुनिया का नेतृत्व करे। क्योंकि भारत अगर कोई उपलब्धि हासिल करता है, भारत अगर कोविड का टीका बनाता है तो 150 देशों तक टीका जाता है। भारत अगर कोई उपलब्ध दवाई कार्ड बनाता है तो पूरी दुनिया के लोगों को देता है। भारत अगर कोई ताकत और हैसियत हासिल करता है, वो किसी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं करता। सदियों सदियों से भारत कुछ भी हासिल करता है वो विश्व के कल्याण और बंधुत्व के लिए हासिल करता है, दुनिया के कल्याण के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए, इस भारत के बदलाव के लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज से ये तय करिए, और विशेष रूप से इन युवाओं से जो खड़े हैं, क्योंकि ये बदला हुआ भारत जो है ना, इसके सब बड़े सौभाग्यशाली आप होने वाले हो। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, कैसी हालात में होंगे 25 साल बाद में, लेकिन बदलते हुए भारत को देख लेंगे। अगले 10 साल में दिखने लग जाएगा कि अब तो बिल्कुल जो है हवाई जहाज की स्पीड से भारत भाग रहा है। लेकिन आप जो युवा शक्ति खड़ी है यहां, ये दोहरे सौभाग्यशाली लोग। एक सौभाग्यशाली तो ये कि आप बदले हुए भारत में, विकसित भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त करोगे, और उससे बड़ा सौभाग्य आपका यह है कि आप इस एकमात्र पीढ़ी ऐसी होगे जो गर्व के साथ में ये कह सकेगी कि इस भारत को बदला भी हमने है और बदल करके हम बदले हुए भारत में रह रहे हैं। क्योंकि आपके बाद वाली वही पीढ़ी जो है वो चांदी का चम्मच लेके पैदा होगी, वो ये नहीं कह सकेगी कि हमने बदला है। केवल आपके पास में ये सौभाग्य है। ये जो लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, उनके पास में केवल ये सौभाग्य है कि वो ये कहेंगे कि इसके बदलाव का पहला पत्थर जो है हमने, नींव की ईंट हमने रखी थी, हमने देश के बदलाव के लिए काम किया था। मैं आपको ये अवसर देने के लिए, ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि आप देश बदलने के लिए काम करने वाले लोग हैं। और अगर आपको लगता है कि आप देश बदलने के लिए काम करना चाहते हैं और करने वाले हैं, तो मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, 26 तारीख तक जिस तरह से हम पंचायत का चुनाव लड़ते तब एक एक वोट कैसे कवर करते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों ने अब इतना बड़ा कर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाऊंगा। कभी प्रतापपुरी जी आएंगे, सांग सिंह साहब पधारेंगे, जो है शैतान सिंह साहब आ जाएंगे, पार्टी के हमारे सीनियर कार्यकर्ता आ जाएंगे, नाचना ठोक साहब पधार जाएंगे, सुनीता भाई साहब आ जाएंगे आपके लिए कुछ बात करने के लिए। लेकिन एक भी वोट आप एक घर में कोई आयोजन करा, यज्ञ करा, तो आप कोई घरेलू रिश्तेदार बाती उन पुण्य में काम में शरीक हो, बाकी नहीं रह जाओ, चिंता करांक नहीं करा। अब इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे जीवन में कुछ हो सकता है क्या? एक भी व्यक्ति
हमारे इस पुनीत काम में साझेदार बनने से, भागीदार बनने से बाकी नहीं रहे। इसकी जिम्मेदारी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी बंद करो और अपने खुदा को, अपने मालिक को, अपने ईष्ट देव को याद करो और संकल्प लो कि हम अब से लेकर के 26 तारीख तक केवल और केवल विकसित भारत बनाने के लिए, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए काम करेंगे और जो है एक प्रचंड बहुमत के साथ में यहां से कमल खिला करके भेजेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गजेंद्र सिंह जी। आप